हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पे आप बताऊंगा। यानी फर्स्ट चैप्टर में जो भी एनालिसिस किया हुआ है उसका जो मेन टॉपिक्स है, कुछ पॉइंट्स है, उसको मैं आप इस चैप्टर का क्लास 9 के हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर में है उसको बताऊँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट चैप्टर में जो है क्लास 9 के WBPSC का जो सिलेबस है, सम एस्पेक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांसीसी इनकलाब के कुछ पहलू। ओके, तो इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट है कदीम हुकूमत, यानी जो फ्रांस जो यूरोप का एक अहम मुल्क था उस वक्त पुराने ज़माने में, कदीम दौर में। तो कदीम हुकूमत, एंशिएंट रिजाइम जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, ये है क्या असल में, इसके बारे में मैं कुछ नॉलेज देना चाहूँगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कदीम हुकूमत, एंशिएंट रिजाइम। 1789 ईस्वी में फ्रांस में इनकलाब आया। फ्रांसीसी इनकलाब के 3 असूल, आज़ादी, भाईचारगी और मसावत ने पूरी दुनिया पर असर छोड़ा। हम लोग ये जानते हैं कि फ्रांस में इनकलाब आया, यानी लोगों ने बादशाह के जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ जो है इनकलाब किया। कब? 1789 यानी 1789 को फ्रांसीसी इनकलाब के वो जो इनकलाब किया था बादशाह के ख़िलाफ़, उस इनकलाब के 3 असूल थे। एक था आज़ादी, भाईचारगी और मसावत। फ्रांस में इनकलाब से पहले जागीरदाराना निज़ाम कायम था, और ये जो फ्रांस में इनकलाब आया उससे पहले क्या था, जागीरदाराना निज़ाम, यानी ज़मीनों को लेकर जो सिस्टम कायम था। इस पर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बता सकते हैं आप। मैं जागीरदार निज़ाम पर एक नोट के तौर पर एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए समझने के लिए। जागीरदार निज़ाम फ्रांस में जो इनकलाब हुआ था, यानी बादशाह लुई 16 से पहले ये सिस्टम लागू था फ्रांस में। इस निज़ाम के तहत फ्रांस में मखसूस तबके को मुराद और किसानों और मजदूरों पर टैक्स का बोझ था। इस निज़ाम के तहत, यानी फ्रांसीसी सिस्टम में, फ्रांस में जो जागीरदारी सिस्टम था, जागीरदार निज़ाम था, तो इसमें और एक बात बताना यहाँ पे चाहूँगा मैं कि फ्रांसीसी हुकूमत जो थे उसके 3 जो लेवल थे। एक में तो अमीर लोग रहते थे, दूसरा में जो पादरी लोग या कलीसिया में जो चर्च में रहने वाले लोग थे वो रहते थे, और तीसरे तबके में जो किसान मजदूर शामिल थे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस निज़ाम के तहत फ्रांस में मखसूस तबके को मुराद और किसान व मजदूरों पर टैक्स का बोझ था। मतलब मखसूस तबके को, यानी पहले और दूसरे तबके में जो लोग शामिल थे, मुराद याफ्ता लोग, उसको मुराद दिया गया था, यानी छूट दिया गया था उसको टैक्स में। लेकिन पूरा टैक्स मतलब वहाँ पे फ्रांस में लोगों से महसूली के तौर पर जो पैसा वसूल किया जाता था उसे हम लोग टैक्स कहते हैं। तो सारा बोझ टैक्स का किसानों के ऊपर था। इनकलाब से पहले फ्रांस में जिस खानदान की हुकूमत थी उसका नाम बोरबोन खानदान थी। इनकलाब से पहले यानी लुई 16 जो आखिरी बादशाह था, वो जो है यहाँ पे हुकूमत कर रहा था, और जिस खानदान की हुकूमत थी उसका नाम था बोरबोन खानदान, यानी बोरबोन फैमिली। ओके, तो इस बोरबोन फैमिली का जो आखिरी बादशाह था, किंग था, राजा था, वो था लुई 16। ओके, इसी हुकूमत को कदीम हुकूमत यानी एंशिएंट रिजाइम के नाम से जाना जाता है, और इसी हुकूमत को हम लोग क्या कहते हैं, एंशिएंट रिजाइम कहते हैं। इस हुकूमत में शाही खानदान के अफराद ऐशो आराम और आम अवाम मासी बदहाले की ज़िंदगी गुजारते थे। किस हुकूमत में? बोरबोन फैमिली की हुकूमत में। तो बोरबोन फैमिली की वजह से उस वक्त जो है फ्रांस में टैक्स सिस्टम था। फ्रांस के जो बादशाह लुई 16 थे, फ्रांस के अवाम के ऊपर जुल्म और सितम का तशद्दुद करता था। तो ये जो है बर्दाश्त नहीं करते करते ये लोग आखिरकार इनकलाब कर दिया, और इसी को हम लोग कहते हैं बोरबोन खानदान की हुकूमत, यानी एंशिएंट रिजाइम, पुरानी हुकूमत या कदीम हुकूमत भी इसको कह सकते हैं। इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट इसका कंसेप्ट और पॉइंट से कुछ बताऊंगा, आगे देखिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुतल्लिकुल इनान हुकूमत, मोनार्चिज्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं। मुतल्लिकुल इनान के मुताबिक मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। देखिए, फ्रांस में इनकलाब से कबल बादशाह की हर बात हुक्म का दर्जा रखती थी। फ्रांस में इनकलाब से पहले जो है बादशाह की हर बात हुक्म का दर्जा रखता था, यानी बादशाह जो भी बोलेगा वो काम अवाम को करना पड़ता था, जिसकी वजह से ये तो एक तरह से जुल्म हुआ। तो ये जुल्म बादशाह की तरफ से, यानी लुई 16 की तरफ से जो है ये जुल्म हो रहा था। हुकूमत अवाम के तमाम हकूक सल्ब कर लिए थे। हुकूमत जो है अवाम के, किसानों, मजदूरों के जितने भी हकूक थे, तमाम हकूक को सल्ब कर लिया था, यानी जब्त कर लिया था, ले लिया था। हुकूमत पर तनकीद करने वालों को शाही फरमान के जरिए गद्दार करार देकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्या? जो हुकूमत होते थे, अगर हुकूमत के खिलाफ कोई तनकीद करता, कोई आवाज़ उठाता, तो बादशाह
अपनी फरमान के जरिए, अपनी बातों के जरिए, अपने हुक्म के जरिए उसे गद्दार करार देकर इसे गिरफ्तार कर लेता। जिस शख्स पर शक होता उसके खिलाफ महर बमहरी खत जारी कर दिया था। जिस शख्स पर भी फ्रांस की हुकूमत शक करता था उस शख्स को बादशाह की तरफ से गिरफ्तार कर लिया जाता और उस पर शर्त बमहरी का खत जारी कर दिया जाता, मतलब उसको मौत की सज़ा दी जाती थी। लुई 15 ने अपने दौर में 1.5 लाख खतूत जारी किए थे। यहाँ पे 1.5 लाख होगा, ओके, लाख यहाँ पे मिस हो गया है, सॉरी। तो लुई 15 ने अपने दौर में 1.5 लाख खतूत जारी किए थे। इसे ही लेटर डी कैचल के नाम से याद किया जाता है। याद रखिएगा, इसको लेटर डी कैचल के नाम से याद कहते हैं। अगर बोले लेटर डी कैचल से आप क्या समझते हैं, तो इसका डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि जिस खत के जरिए, जिस लेटर के जरिए फ्रांस के किंग किसी शख्स पर शक करता अपने हुकूमत के खिलाफ, उस शख्स को गिरफ्तार करके उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती थी इस खत के जरिए। इसी खत को हम लोग कहते हैं, इसी लेटर को कहते हैं लेटर डी कैचल। तो उसमें एक जो जुल्म वाला बादशाह था, जालिम बादशाह था, वो था लुई 15, जो लगभग 1.5 लाख खतूत जारी किए थे, ओके। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं, टैक्स के निज़ाम का तजज़िया, यानी जो एनालिसिस ऑफ द टैक्स सिस्टम। फ्रांस में जो टैक्स सिस्टम था उसका क्या हालत था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, फ्रांसीसी इनकलाब की असल वजह नाकिस मालियाती निज़ाम यानी फॉल्टी फाइनेंशियल सिस्टम था। फ्रांस में जो इनकलाब आया था उस वक्त, तो फ्रांस का सबसे जो अहम वजह था उसका क्या था, फॉल्टी फाइनेंशियल सिस्टम था। ये उसकी अहम वजह थी, मतलब मालियाती निज़ाम वहाँ का ठीक नहीं था। फ्रांसीसी समाज 3 तबकों में तकसीम था। पहला तबका में पोप और पादरी लोग शामिल थे जो कलीसिया और चर्चों में रहा करते थे, जबकि दूसरे तबके में फ्रांस के अमीर और उमरा और अशरफिया लोग थे। उन दोनों तबकों को कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। फ्रांस में 3 तबके थे। हम लोग जमात में फ्रांसीसी समाज को 3 हिस्सों में तकसीम किए हैं, हम जानते हैं ये बात। पहला तबका, दूसरा तबका और तीसरा तबका। जो पहला तबका था उसमें पोप और पादरी लोग शामिल थे जो कलीसिया और चर्चों में रहा करते थे, जबकि दूसरे लोग अमीर और अशरफिया लोग थे। और इन दोनों अशरफिया और अमीर लोगों को और पादरी लोगों को क्या कोई भी टैक्स अदा नहीं करना पड़ता था फ्रांस के बादशाह को। टैक्स का पूरा बोझ तीसरे तबके यानी अवाम पर था। तीसरे तबके पर सारा टैक्स का बोझ फ्रांस में जो है देना पड़ता था अवाम को। फ्रांस में जो लोग टैक्स वसूल करते थे इन्हें रेवेन्यू कलेक्टर कहा जाता था। जो रेवेन्यू कलेक्टर किसे कहते हैं, फ्रांस में जो अवाम लोग यानी तीसरे तबके से जो टैक्स यानी महसूल, उर्दू में कह सकते हैं आप लोग, महसूल वसूल करते थे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू कलेक्टर कहते हैं। जो करने वाले कलेक्टर थे पैसा। टैक्स का ज़्यादातर हिस्सा ये लोग अपने जेब में रख लेते थे। तो ये जो रेवेन्यू कलेक्टर होता था फ्रांस में, ये लोग वह लोग होते थे जो फ्रांस में टैक्स वसूल करते थे। और टैक्स वसूल करके, क्योंकि ये बादशाह की तरफ तो हुक्म था उसको, ये ऑर्डर था उसको कि आप जो है पैसा और जो टैक्स है उसको अवाम से वसूल कीजिए। तो ये वसूल करते करते ज़्यादातर हिस्सा जो है अपने टैक्स का अपने जेब में जो है वो रख लेते थे, अपना पेट भरते। ओके, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं। फ्रांस में 2 तरह के टैक्स थे। एक नंबर बिलवास्ता टैक्स जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते थे, और दूसरा है बराह रास्त टैक्स जिसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बिलवास्ता टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे वह टैक्स जो नमक टैक्स यानी गैबिली टैक्स और दाखिली टैक्स और कस्टम ड्यूटी के तौर पर वसूल किया जाता था फ्रांस में। वो तो अगर बोले बिलवास्ता टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, व्हाट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसका डेफिनेशन देख सकते हैं आप लोग कि वह टैक्स या वह महसूल जो नमक टैक्स यानी गैबिली टैक्स और दाखिली टैक्स और कस्टम ड्यूटी के तौर पर फ्रांस में वसूल किया जाता था, उसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इन टैक्सों से हुकूमत और टैक्स पुनर्दगान को ज़्यादा फायदा मिलता था। इनडायरेक्ट टैक्स से हुकूमत के साथ साथ जो कुनंदगान होता था, मतलब रेवेन्यू कलेक्टर जिसको हम लोग पहले पॉइंट्स पढ़ लिया उसके बारे में, रेवेन्यू कलेक्टर होते थे, उसको ज़्यादा फायदा होता था इनडायरेक्ट टैक्स से, क्योंकि डायरेक्ट तौर पर बादशाह के पास ये टैक्स नहीं जाता था। इसके बाद बढ़ते हैं नंबर 2, बराह रास्त टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। ओके, फ्रांस में इनकलाब से पहले चंद ऐसे टैक्स थी जो फ्रांस के अवाम से बराह रास्त तौर पर वसूल किया जाता था। फ्रांस में जो इनकलाब से पहले कुछ ऐसे टैक्स थे जो फ्रांस के अवाम से जो है बादशाह वसूल करते थे, जिसमें ट्रेली, कैपिटेशन या पोल टैक्स, कोर्बी और विंड टीम वगैरह जैसे टैक्स थे। ये जो है डायरेक्ट टैक्स के नाम से जाने जाते हैं ये सब टैक्स, जिसमें ट्रेली है, कैपिटेशन है, पोल टैक्स है, कॉर्बी टैक्स है, ये सब जो है डायरेक्ट टैक्स है फ्रांस का। ओके, तो ये था फ्रांस के कुछ
फ्रांसीसी इनकलाब के कुछ अहम पहलू, यानी फ्रांस में जो इनकलाब आया उसका जो है अहम एस्पेक्ट था कुछ। इसके जो बाद वाला एनालिसिस है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आप लोग कोई भी वीडियो अगर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, हमारी टीम आपके वीडियो को तैयार करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और इस तरह के वीडियो के लिए प्लीज़ अगर आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट में बता सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।